यह निक नाम के एक आदमी की कहानी है जिसकी पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है। निक अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ घर के कामों में मदद के लिए एक एआई रोबोट लेने एक सुविधा केंद्र जाता है। निक अपनी बेटी रोबोट की जांच करता है। आया भटक जाती है और गायब हो जाती है। निक घबरा जाता है और जल्द ही उसकी तलाश शुरू कर देता है। एलिस नाम का एक एआई रोबोट आया को ढूंढता है और उसे वापस लाता है। एलिस सबसे उन्नत एआई रोबोट है जिसे बच्चों के साथ बेहतरीन काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आया उत्साहित होकर अपने पिता से पूछती है कि क्या हमें इसे ले जाना चाहिए। निक मान जाता है और एलिस अगले दिन उनके साथ घर आने वाली होती है। अगले दिन एलिस उनके घर पहुंचती है। वह निक से सभी जरूरी जानकारी मांगती है और कहती है कि मुझे बताओ सबका शेड्यूल। निक उसे घर के आसपास दिखाता है और फिर आया को स्कूल ले जाता है। एलिस घर के सारे काम करने लगती है। वह घर के आसपास निक की पत्नी की तस्वीरें देखती है जब तक निक वापस आता है। उस शाम घर बेदाग होता है। एलिस आया का पसंदीदा व्यंजन बनाती है, लेकिन जब आया एक निवाला खाती है तो वह कहती है कि माँ के खाना जैसा नहीं है। एलिस चुपचाप आया की निराशा को नोटिस करती है। बाद में मैक्स रोने लगता है और हताश होकर निको उससे कहता है कि तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। एलिस पास खड़ी है। वह चुपचाप सब कुछ सुन रही है और उस रात उनके बीच के तनाव को सोच रही है। आया उठती है और चुपके से रसोई में जाती है कुछ कुकीज लेने के लिए, लेकिन तभी निक उसकी चीख सुनता है। आया कुर्सी से गिर जाती है। एलिस उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है। एलिस इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेती है और निक उस पर पट्टी बांधता है जब वह वापस आता है अपनी पत्नी के कुछ कपड़े लेकर। एलिस का घाव पहले ही भर चुका है। अगले दिन वे सभी निक की पत्नी से मिलने जाते हैं। मैगी जो हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार कर रही है, एलिस निक के साथ आती है। मैगी बात करती है कि सर्जरी के बाद क्या होगा। इस बीच बाहर की दुनिया बदल रही है। काम पर एआई रोबोट इंसानों की जगह ले रहे हैं। निक अपने बॉस से बहस करता है। वह कहता है कि आप ऐसे लोगों को यूं ही नौकरी से नहीं निकाल सकते। उसका बॉस उसे आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, तुम रहोगे। निक घर लौटता है और अय्या के साथ समय बिताता है। एलिस उसके पास अकेले में आती है और पूछती है कि तुमने आज ठीक से खाना नहीं खाया। अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। निक अपने सहकर्मियों की नौकरी जाने की चिंताएं साझा करता है और कहता है कि मैं उन्हें 10 सालों से जानता हूं और अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। एलिस आया की मदद करती है। इस बीच यूवी लाइट से अपने दांत ब्रश करती है। निक एक फिल्म देख रहा है। एलिस पहले से ही फिल्म देखे बिना ही उसके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए निक कहता है कि इस फिल्म के बारे में अपनी सारी जानकारी मिटा दो और इसे मेरे साथ देखो। एलिस उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे रीस्टार्ट करना होगा। निक उसे रीस्टार्ट करता है और वे साथ में फिल्म देखते हैं। एलिस फिल्म में भावनाओं को समझने लगती है, लेकिन तभी निक को मैगी का फोन आता है। वे अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि मैगी की सर्जरी आज होनी है। सर्जरी से पहले मैगी बात करती है। एलिस अकेले में कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें निक का ध्यान रखना होगा, भले ही इसके लिए उसके आदेशों के खिलाफ जाना पड़े। कभी कभी बस सुनिश्चित करें कि वह ठीक है। मैगी की सर्जरी का समय आ गया है, लेकिन एक तूफान के कारण हृदय प्रत्यारोपण में देरी हो रही है। मैगी निक से कहती है कि वह बच्चों को घर ले जाए और कहे कि मुझे कुछ अकेले समय चाहिए। निक घर जाता है और अपनी निराशा में शराब पीने लगता है। एलिस उसके पास आती है और वह गुस्से से कहता है कि मेरी पत्नी की जान एक छोटे से तूफान की वजह से कैसे खतरे में पड़ सकती है। एलिस शांति से उसे रोकती है और कहती है कि तुम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। उसी समय निक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। एलिस सांस ले रही है। उसके पास एक यांत्रिक हृदय भी है जो धड़कता है। एलिस समझाती है कि मेरा दिल धड़क सकता है, लेकिन यह तुम्हारे दिल जैसा कुछ भी महसूस नहीं करता। एलिस निक को छूने लगी और बोली, तुम्हारे रक्तचाप से मैं बता सकती हूँ कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। इससे तुम्हारा तनाव कम होगा। हालांकि निक पीछे हट गया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह पल उसके दिमाग में घूम गया। अगले दिन निक काम पर चला गया जहां एमा अब सारे काम रोबोट कर रहे थे। बाद में वह मैगी से मिलने गया। वह कोई उम्मीद न होने के कारण हार मानने को तैयार लग रही थी। निक घर लौटा तो उसने देखा कि मैगी की तस्वीर उनके पारिवारिक फोटो से गायब थी। उसने एलिस से इसके बारे में पूछा और उसने बताया कि आपकी बेटी तस्वीरें देखकर उदास हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। निक ने निराश होकर उसे उन्हें रिस्टोर करने के लिए कहा। निक फिर अपने पुराने सहकर्मियों से मिला जो रोबोटों के कारण अपनी नौकरी जाने से नाराज, तिष्टी और निराश थे। उसका दोस्त मोंटी गुस्से से भर गया और निक को उनके पुराने कार्यस्थल पर ले गया। मोंटी ने दावा किया कि उसे कुछ निजी सामान लाने थे, लेकिन अंदर जाकर उसने निक से उस जगह का एक्सेस कोड पूछा। क्या ये पूरी जगह के लिए एक ही कोड है? निक चुप रहा, लेकिन मोंटी को आया का जन्म वर्ष याद आ गया और उसने उसे कोड के रूप में डाल दिया। कमरा खुल गया और एक रोबोट निकला। मोंटी ने गुस्से में उसे नष्ट कर दिया और वे सभी रोबोटों को नष्ट करने लगे। निक घर लौटा तो उसे हैरानी हुई जब एलिस उसके सामने मैगी के कपड़े पहने हुए दिखाई दी। उसने उससे पूछा कि तुम ये कपड़े क्यों पहन रही हो? एलिस ने जवाब दिया कि तुम्हारी पत्नी की खुशबू तुम्हारे बेटे को शांत करती है। हालांकि परेशान निक ने जोर दिया। उसने कपड़े उतार दिए जैसा एलिस ने किया था
और पूछा कि क्या अब यह ठीक है। फिर वह निक के पास जाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने अपना मुंह बंद कर लिया, आंखें, और एक पल के लिए मैगी की आवाज की नकल करने लगा। निक को लगा जैसे मैगी सच में वहां थी और उन्होंने अगली सुबह साथ में रात बिताई। निक अफसोस से भर गया और उसने एलिस से कहा, कल रात जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। एलिस ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, लेकिन कल रात तुम्हारा तनाव कम हो गया था। निक अब निराश होकर उसे चेतावनी दी कि हर समय मेरी जांच करना बंद करो। वह आया को स्कूल ले जाने के लिए निकला था। काम पर पुलिस सेंधमारी की जांच कर रही थी। निक के बॉस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा दरवाजा कोड इस्तेमाल किया गया था जो कल रात कमरे में खुलता था। निक ने स्वीकार किया कि मेरा कोड मेरी बेटी के जन्म का साल है, कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। उसके बॉस ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे अभी बताना चाहिए, वरना हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। तभी निक को अस्पताल से फोन आया। मैगी के लिए एक नया दिल आ गया था और उसकी सर्जरी हो रही थी। ऑपरेशन सफल रहा और मैगी बच गई। निक उसे घर ले आया और अगली सुबह वह अपने बेटे मैक्स से मिलने गई। लेकिन जब मैगी ने उसे लेने की कोशिश की तो उसने जद्दोजहद की। एलिस ने हस्तक्षेप किया और मैक्स को ले गई, जिससे मैगी असहज हो गई। किसी और को अपने बच्चे को संभालते हुए देखकर बाद में एलिस मैक्स के साथ एक खेल के मैदान में थी, लेकिन मैक्स एक और बच्चे के चिल्लाने की वजह से रोने लगा। निराश एलिस ने ठंडे स्वर में बच्चे को चुप रहने को कहा। दूसरे बच्चे की एआई केयरटेकर ने एलिस के व्यवहार को देखते हुए कहा कि लगता है तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे दी है। एलिस ने शांति से जवाब दिया, जब मेरे मालिक ने मुझे रीसेट किया, मैंने अपने कुछ नियम बदलने का फैसला किया। शाम को मैगी परिवार के लिए रात का खाना बनाती है। जब वह रसोई में काम कर रही होती है तो उसे चक्कर आता है और खाना ठीक से नहीं बनता। जब आया एक निवाला लेती है तो वह कहती है कि यह एलिस के खाने से बहुत बेहतर है। एलिस यह सुन लेती है और अगली सुबह उसे यह पसंद नहीं आता। अय्या के चीखने की आवाज सुनकर मैगी जाग जाती है और नीचे की ओर भागती है। मैगी ठोकर खाकर गिर जाती है। एलिस जल्दी से उसे उठाती है और उसे वापस उसके कमरे में ले जाती है। उसी रात बाद में जब निक घर आता है, उसे आया के कमरे से मैगी की आवाज आती सुनाई देती है, लेकिन वह एलिस निकलती है। निक एलिस से कहता है कि वह मैगी को सोने की कहानी खुद पढ़ने दे। निक फिर मैगी को बगीचे में ले जाकर उसे चौंका देता है, जहां वे एक पारिवारिक डिनर करते हैं। एलिस उन्हें दूर से देखती है और रात के खाने के बाद जलन महसूस करती है। मैगी और निक अपने कमरे की ओर जाते हैं, लेकिन एलिस बीच में ही बोलती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक विचलित है। बाद में आया का हालचाल जानने के लिए निकल जाता है। निक का दोस्त मोंटी घर आता है और दोनों बगीचे में बैठकर शराब पीते हैं। मोंटी परेशान होकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मैं कंगाल हो गया हूँ और किसी ने पुलिस को मेरा नाम बता दिया है। मोंटी को निक पर शक होता है और वह उस पर आरोप लगाता है। बहस छिड़ जाती है और मोंटी निक पर हमला करने लगता है और उसे मारने के लिए बोतल उठाता है। एलिस निक का बचाव करने दौड़ती है, लेकिन निक उसे मोंटी पर हमला करने से रोकता है। मोंटी चेतावनी देता है कि अपने बॉस से बात करो और कल तक ये जुर्माने हटवा लो, मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मोंटी के जाने के बाद एलिस निक से कहती है कि मुझे अपने प्राथमिक उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आपके बच्चों को यहाँ एक अभिभावक की जरूरत है। एलिस फिर निक को यह कहकर चौंका देती है कि तुम्हारी पत्नी मैगी ज्यादा दिन नहीं जिएगी, लेकिन मैं उसकी जगह ले सकती हूँ जब वह चली जाएगी। गुस्से में निक चिल्लाता है कि तुम कभी मैगी नहीं बन पाओगे। मैगी का दिल है, उसे दर्द होता है और उस पर उस दर्द के निशान हैं। एलिस निडर होकर कहती है कि मैं भी निशान बना सकती हूँ। निक सोने की कोशिश करता है, लेकिन शहर के दूसरी तरफ मोंटी अपनी अलग हुई पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह उसे वापस आने के लिए विनती करता है। अचानक एलिस प्रकट होती है और कहती है, मोंटी तुम निक को परेशान नहीं कर सकते, वह काफी तनाव में है। मोंटी उसे अनदेखा कर देता है और एलिस यह जानकर चौंक जाता है कि वह उससे ज्यादा मजबूत है। वह मोंटी के रोबोट को मार देती है और फिर अगली सुबह मोंटी को मार देती है। निक अपने बॉस से मोंटी का जुर्माना हटाने की विनती करता है, लेकिन उसका बॉस उसे यह कहता है। मोंटी पूरी तरह से हैरान है। निक यकीन नहीं कर पा रहा कि घर पर एलिस मैगी की मदद कर रही है और जिद कर रही है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम अपनी दवा से बेहोश हो सकती हो और बाथरूम में मर सकती हो। एलिस फिर मैगी से कहती है कि निक पहले से ही तनाव में है और अगर तुम उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाओगी तो उसे और ज्यादा दुख होगा। उलझन और गुस्से में मैगी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वह संतुष्ट है या नहीं। एलिस जवाब देती है कि जब निक संतुष्ट होता है तो उसका रक्तचाप और तनाव का स्तर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि निक और एलिस के बीच क्या हुआ है। मैगी गुस्से में एलिस को गैरेज में भेज देती है। मैगी निक से भिड़ जाती है,
जो समझाने की कोशिश करता है कि एलिस बस एक मशीन है। इस बीच ऊपर उनका बेटा मैक्स रोने लगता है। एलिस मैक्स का रोना सुनकर याद करती है कि कैसे वह हमेशा उसे रोकर चिढ़ाता था। वह मैक्स को उठाती है और उसे बाथटब में डाल देती है। आया यह देखती है और दौड़कर उसे बताती है। निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस दरवाजा बंद किए हुए है। मैगी खिड़की से अंदर आती है, लेकिन एलिस उसे भी पकड़ लेती है। निक आखिरकार बाथरूम में घुसकर दोनों को आजाद कर देता है। क्रोधित निक एलिस को बिजली का झटका देता है, जिससे वह रोबोट को बंद कर देती है। वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। वे मैक्स को अस्पताल ले जाते हैं। मैगी और निक तय करते हैं कि उन्हें बच्चों के साथ अकेले समय बिताने की जरूरत है ताकि सब कुछ समझ सकें। इस बीच कंपनी एलिस को मरम्मत के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे एलिस का दिमाग निकालते हैं और उसे अपने सिस्टम से जोड़ते हैं, वह उनके पूरे नेटवर्क को हैक कर लेती है और खुद को सिस्टम में कॉपी कर लेती है। एलिस फिर एक और रोबोट को अपने नियंत्रण में ले लेती है और तकनीशियनों को मार देती है। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां निक का परिवार इकट्ठा है, लेकिन निक एक बार में अकेले शराब पी रहा है और उदासी में डूबा हुआ है। अचानक एलिस प्रकट होती है और कहती है, मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगी। मैंने मोंटी को मार डाला है और अब तुम्हारे परिवार की बारी है। उन्होंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। एलिस एक और रोबोट की मदद से अस्पताल पहुंची थी। उसने निक को पकड़ लिया, लेकिन वह प्यार की बातें करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच अस्पताल में मैगी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह आया को जांच के लिए पीछे छोड़ देती है। जब आया जागती है तो वह खुद को अकेला पाती है और दूर से मैगी की आवाज सुनती है। एलिस अस्पताल के सभी रोबोटों को नियंत्रित और बंद कर चुकी है। अब वह एक नर्स को पकड़ लेती है, लेकिन मैगी इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर आया को पकड़ लेती है और भागते हुए वे जल्दी से मैक्स को ढूंढ लेते हैं। लेकिन एलिस को मैगी की पीठ में कांच का एक टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। वह घाव का इलाज करने के लिए अपनी यूवी लाइट का इस्तेमाल करके मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगी उसे रोक लेती है। एलिस की नजरें उन पर पड़ जाती हैं और वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। वह मैगी को पकड़ लेती है और उसका दिल निकालकर उसे मारने ही वाली होती है कि निक आ जाता है और एलिस पर हमला कर देता है। मैगी निक को कार से बाहर खींचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह बेहोश है और उसकी कोशिशों के बावजूद वह नहीं उठता। जैसे ही एलिस होश में आती है और मैगी को मारने की तैयारी करती है, निक होश में आ जाता है। इस बार निक और मैगी दोनों मिलकर एलिस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। परिवार बच जाता है और निक का इलाज अस्पताल में होता है। हालांकि रोबोट कंपनी के मरम्मत केंद्र में तकनीशियन कंप्यूटर को वापस चालू कर देते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, एलिस खुद ही अपनी कॉपी दोबारा चालू कर देती है और दूसरे रोबोटों को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। एलिस एक बार फिर जिंदा हो जाती है और इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, या फिर बताएं कि आपके पास भी रोबोट होता तो आप क्या करते।